इसमें मानक अपचयन विभव को देखेंगे तो यहाँ पर क्या माना था, पहला जो कंडीशन थी इसमें क्या है, मानक अपचयन विभव जिस इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव अधिक होगा उसकी अपचयित होने की क्षमता अधिक होती है, यानी कि वो अपचयित होगा। जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा वो अपचयित होगा, और वो प्रबल ऑक्सीकारक भी कहेंगे हम उसको, है ना। दूसरा इसमें था कि जैसे फ्लोरीन का मानक अपचयन विभव उच्चतम है, सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा मानक अपचयन विभव है। इसका मतलब क्या है, प्रबलतम ऑक्सीकारक होगा और दुर्बलतम अपचायक होगा, है ना। और जिस इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव कम होगा वो क्या होगा, अपचयित होने की क्षमता उसकी कम होगी, और दुर्बल ऑक्सीकारक में हम कह सकते हैं इसको, है ना, और प्रबल अपचायक भी कहा जाता है। तीसरा इसमें एक पॉइंट और था कि मान लिथियम का मानक अपचयन विभव क्या है, कितना है, -3.05 है लिथियम का, है ना। अर्थात लिथियम क्या होगा, प्रबलतम अपचायक होगा, और दुर्बलतम क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा, ठीक है ना, इसको हम दुर्बलतम ऑक्सीकारक हम कह सकते हैं, ठीक है। और ये इन्होंने दिया हुआ कि जो इसी प्रकार जैसे हमारे पास लिथियम ये है, ई नोट जिंक है, इसका 0.76 और इसका इतना है, तो इसकी अपेक्षा ये देखो इन्होंने दो एग्जांपल दिए हुए, जैसे एक तो दे रखा है जिंक का, और एक दे रखा है निकेल का, है ना। तो इन सर दोनों में, हाँ, सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, पूरा ब्लैक दिखाई दे रहा। अच्छा, ऐसा क्यों है? चलो, एक मिनट। प्राची को ब्लैक दिखाई दे रहा है? नहीं सर, मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा, हो सकता है इनके नेट की समस्या रही होगी थोड़ा सा। अब दिख रहा है बेटा? यस सर। तो इन्होंने दो चीज को कंपेयर करा बेटा, है ना, कौन कौन से, जैसे इन्होंने दिया हुआ था, दो चीजों को दे रखा है। एक तो दे रखा है किसका, सर जिंक दोबारा, का, है, सर दोबारा नहीं दिख रहा। दोबारा नहीं दिखाएगा। अब अंशिका तुझे दिखाई दे रहा है बेटा, अंशिका को यस सर। दिख रहा है ना, तो उसके नेट की समस्या है। चलो कोई बात नहीं, अभी उसने लैपटॉप कर रखा है। देखो बेटा यहाँ पर दो चीजों का एग्जांपल लिया हूँ, है ना। आप चाहे जैसे माना इसमें यदि देखेंगे तो दो चीजें क्या क्या चीजें हैं, जैसे एक तो है जिंक, अब दिखाई दे रहा है बेटा, नहीं सर। आयुषी को नहीं दिखाई दे रहा, औरों को सभी को दिखाई दे रहा है। सर थोड़ा दिखाई दे रहा, उसके बाद पूरा ब्लैक ही हो जा रहा है। तो तुम्हारे नेट नहीं होगा ना, फिर इसका मतलब ये होगा नेट की प्रॉब्लम होगी। एक बार देख लो, ऑफ करके फिर ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ से नहीं है बेटा, यहाँ से कोई इशू नहीं है, यस सर। तो तुम देख लो। देखो बेटा इसमें हमारे पास एग्जाम्पल लिया हुआ है, जैसे सपोज हमने दो एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। तो दो एग्जाम्पल को कैसे ले सकते हैं, जैसे एक हमने लिया जिंक का, तो हमारे पास मानक अपचयन विभव जिंक का है, मान लो मानक अपचयन विभव जिंक का है, जिंक का मानक अपचयन विभव Zn2 पॉजिटिव जिंक ऐसे लिखा जा सकता है ना। इसकी जो वैल्यू दे रखी है, ये हम इस टेबल के अनुसार देखेंगे तो ये कितना है, -0.76 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। और दूसरा दे रखा है निकेल का, मानक अपचयन विभव निकेल का दे रखा है, निकेल यहाँ पर आएगा निकेल 2 पॉजिटिव ऑब्लिक निकेल, ठीक है ना। और इसका मानक अपचयन विभव दे रखा है माइनस में 0.25 वोल्ट दे, ये दे रखा है।
अब इसमें हमें देखना है इसमें किसका अपचयन होगा। माने इनका हमने एक सेल बनाया, हमने इन दोनों को मिलाकर एक सेल बनाया, है ना? तो हम ये देखेंगे कि इसमें कौन किस पर अपचयन हो रहा है और किस में ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है? इन दोनों में किस पे ऑक्सीकरण हो रहा है और किस में अपचयन हो रहा है। किस में हो रहा है बेटा? किस पे अपचयन हो रहा है, किस में ऑक्सीकरण हो रहा होगा, उपचयन हो रहा होगा। इन दोनों में देखना पड़ेगा। जिंक पे अपचयन हो रहा है सर। जिंक पे हो रहा है अपचयन, ये कहना चाह रहे हैं कि जिंक पर क्या होगा, जिंक पर हो रहा है अपचयन। और बच्चे बताओ बेटा। अंशिका ने बताया जिंक पर अपचयन हो रहा है। और बच्चे बताओ। जिंक पे अपचयन। जिंक पे अपचयन। और नहीं यहाँ सर, निकिल निकिल पे अपचयन। निकिल पे हो रहा है अपचयन। जी। निकिल पे हो रहा है अपचयन। एक बार प्राचीन बदल दी स्टेटमेंट, ये जो है निकिल पे अपचयन हो रहा है। और यस सर, निकिल पे हो रहा है अपचयन। निकिल पे अपचयन हो रहा है। निकिल पे अपचयन हो रहा है। इन दोनों में हम ये कैसे पता लगा रहे होंगे हम। यहाँ पर ये देखो, ये पहली लाइन जो है हमारी बहुत काम की है। जिस अनूप समझ में आया बेटा, इन्होंने अपचयन इस कोई इस पे कह रहा है, कोई इस पे कह रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है किस पे होना चाहिए अपचयन? अभी नहीं आया सर मेरे को समझ में। नहीं आया ना? हाँ, राइट। देखो बेटा, यहाँ पर यदि हम देखेंगे, ये कहता है कि जिस इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन, इस लाइन को हम पढ़ें तो ये कहता है जिस इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव अधिक होगा उसकी अपचयित होने की क्षमता अधिक होगी। यानी कि जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा उसका अपचयन होना है, सीधी बात है। इन दोनों में मानक अपचयन विभव किसका अधिक है? इन दोनों में मानक अपचयन विभव किसका अधिक है? किसका है बेटा? मानक अपचयन विभव किसका अधिक है? ये मानक अपचयन विभव दे रखे हैं। -0.25। हाँ, ये एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, मानक अपचयन विभव, है ना? तो यहाँ पर क्या होगा यदि हम देखेंगे तो मानक अपचयन विभव तो इसका ज्यादा है। तो जिन इन दोनों में चेक करेंगे कि जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा है उसमें अपचयन होगा। यही तो कहानी हमने पढ़ी, कल हम यही तो पढ़ रहे थे कि जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा उसमें अपचयन होगा। भाई एक लाइन याद रखो, दूसरा ऑर्डर मटेरियल उसका दूसरे का अपचयन होना है। इनमें देखो कौन ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, ये ज्यादा है। जो ये सीरीज बनाएगी ये मानक अपचयन विभव के आधार पर बनाएगी, है ना? तो यहाँ पर किसका मानक अपचयन विभव ज्यादा है? ये वाला ज्यादा है। पॉइंट ये माइनस में जो वैल्यू दे रखी है -0.25 है, ये ज्यादा है या -0.76 ज्यादा है? कौन है ज्यादा? तो ज्यादा इसमें क्या होगा, माइनस में जो कम होगा वो ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब अपचयन इसमें होना है, इसका अपचयन होना है। और इसका क्या होना है? इसका उपचयन होना है। उपचयन। क्लियर हुआ बेटा? इसका उपचयन होना है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि मानक अपचयन विभव किसका होना है किसका नहीं होना। तो ये निर्धारित करता है, यहाँ पर हम निर्धारित कर पा रहे हैं कि किसका अपचयन होना और किसका उपचयन होना। भाई जब हमारे पास अपचयन आ जाए, ये निकालना है मानक अपचयन विभव से। एक चीज को याद कर लो, फिक्स कर लो कि हमने मानक अपचयन विभव के आधार पर निकालना। अब उसके आधार पर देखो हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक कौन है? जब इसका अपचयन हो रहा है तो ऑक्सीकारक जिंक होगा, क्योंकि जिंक ना होता तो इसका क्या नहीं होता। सॉरी, दूसरे का क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है। इसका क्या हो रहा है, इसका तो अपचयन हो रहा है, तो ऑक्सीकारक कौन हो जाएगा? बताओ बेटा। जब इसका अपचयन हो रहा है तो इसका अपचयन हो रहा है ना, इसका अपचयन कौन करेगा? ये करेगा। ये इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो इसका अपचयन हो पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे, ये वाला हमारे पास हो जाएगा
अपचायक, क्योंकि दूसरे का अपचयन करता है, और स्वयं का क्या हो रहा था, उपचयन हो रहा होता है। ठीक है, और ये क्या होगा, ये क्या होगा बेटा, ये होगा ऑक्सीकारक या उपचायक, है ना, प्रबल उपचायक। तो ये उपचायक है, दूसरे का उपचयन करेगा। तो अब दूसरा देखो, इस पर अपचयन हो रहा है, ये कहाँ होगा, अपचयन कहाँ होता है बेटा, सेल के कहाँ पर होता है, कैथोड पर। जो अपचयन होगा वो कैथोड पर होगा। तो हमें भी पता लग गया ये कैथोड होगा, है ना, और उपचयन कहाँ होगा, एनोड पर। अब सारे सेल के बारे में हमें पता लग गया एक लाइन से, हमने उसका मानक अपचयन भी वो देखा, और उसके आधार पर हमने बता दिया कि ये इलेक्ट्रोड किस प्रकार का होगा, ये सेल किस प्रकार का होगा, है ना। अब इस सेल की सारी कहानी हमें पता लगी कि किस प्रकार से इसने सेल को बनाया हुआ हो, है ना। यहाँ हमें पता है, इसके आधार पर अब सेल, जैसे निकिल है, निकिल पर अपचयन होना है ना, निकिल पर हमारे पास क्या हुआ, निकिल सेल पर हमने कहा इसमें अपचयन होना है ना। तो अपचयन वाला कहाँ होगा, कैथोड किस तरफ होता है, दाईं ओर। बिल्कुल दाईं ओर। हम कैथोड यहाँ बना सकते हैं निकिल, और जिंक किधर होगा, ये इस तरफ होगा। अब हम इसको उससे जोड़ सकते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा सकते हैं। तो सारी कहानी हमें पता लग गया किसकी, जिससे हमने इलेक्ट्रोड को जोड़ने की पूरी कहानी पता लगी। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर यहाँ हम लगा सकते हैं, ठीक है ना, स्विच लगा सकते हैं। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं बेटा, इसका उपयोग क्या है कि अपचायक क्षमता और ऑक्सीकारक क्षमता भी हमें पता लग रही है, किसकी अपचायक क्षमता ज्यादा है, किसकी कम है, इसमें क्या होना है, ये सारी चीजें हमें इससे पता लग रही है। तो एक तो पहला उपयोग इसका यही है। अब कभी कभी क्या होता है कि इन रिएक्शन होगी या नहीं होगी, है ना, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, हमें पता करना है। मान लीजिए एक रिएक्शन लेते हैं, चलो आगे वाले पोर्शन में आ जाए, है ना, रिडक्स अभिक्रिया होने की संभावना या नहीं है, ठीक है। हमने दो रिएक्शन ली, एक रिएक्शन लेते हैं, Zn प्लस क्या होगा, FeSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Fe। छोटी क्लास की रिएक्शन है, ठीक है। एक लेते हैं हम Fe प्लस ZnSO4 और इज इक्वल टू FeSO4 और जिंक। अब एक चीज बताओ, इन रिएक्शन में से कौन सी होगी और कौन सी नहीं होगी, ये दो रिएक्शन है दे रखे हमने, और दोनों रिएक्शन हमने लिख भी ली, इनमें कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी नहीं होगी, कोई बता सकता है कौन सी होगी और कौन सी नहीं होगी, कैसे पता करेंगे हम इन रिएक्शन को, पॉसिबल कौन सी है और कौन सी नहीं। सर पहली वाली होगी और दूसरी वाली नहीं होगी। ये कह रही है, प्राची ने कहा कि पहली वाली तो होगी भाई, ये नहीं होगी। क्यों बेटा, ऐसे क्यों होगी, क्योंकि जिंक आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। यहाँ पर अभिक्रियाशीलता को हमने देखा है ना, लेकिन ये तो तुमने उस हिसाब से बताया जो सक्रियता श्रेणी के आधार पर, है ना। हमने रिडॉक्स अभिक्रिया होने की संभावना है या नहीं, यहाँ देखो ऊपर है, चलो ठीक, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। देखो यहाँ तुमने सक्रियता श्रेणी के आधार पर बताया, लेकिन हमने रिडॉक्स अभिक्रिया के आधार पर बताना है। देखो यहाँ देखो, जिंक ने क्या बनाया, जिंक 2 पॉजिटिव बनाया, ये अभिक्रिया ऐसी है। पहले वाली यदि हम रिएक्शन को देखेंगे तो इसमें क्या हुआ, ये जो जिंक था, यहाँ पर देखोगे तो जिंक 2 पॉजिटिव बना, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे तो इसी वाले अभिक्रिया में आयरन था, आयरन 2 पॉजिटिव था, और एक इसमें कन्वर्ट हुआ आयरन, ठीक है ना, ये दो हमारे पास है। तो पहले हम एक काम करते हैं,
हम इनका मानक अपचयन विभव देख लेते हैं। जिंक का देखो बेटा, जिंक का कितना था, Zn से Zn2 पॉजिटिव में कितना था, Zn2 पॉजिटिव से जिंक बना, ये बना 0.76 वोल्ट माइनस, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास है आयरन वाला, तो आयरन का कितना है, आयरन का मानक अपचयन विभव है, आयरन है Fe2 पॉजिटिव से लेकर Fe देखें तो ये है -0.44 वोल्ट, ठीक है ना। इस बुक के हिसाब से हमने देख लिया कि 0.44 वोल्ट है। देखो यहाँ पर शायद मिल जाएगा आयरन का, ये है आयरन, है ना, ये आयरन का है, और इससे इसके बाद हमारे पास जिंक का देखेंगे ये, ठीक है। अब ये बताओ बेटा, इसमें हमें क्या करना है, ये दो चीजें हमने सही देख ली। अब पहले ये चेक करो इनमें अपचयन किसका होगा और ऑक्सीकरण किसका होगा, इन दोनों, अभी पता लग जाएगा इनमें अपचयन किसका हो रहा है और ऑक्सीकरण किसका हो रहा Fe का अपचयन और है। Zn का ऑक्सीकरण। देखो इसका हो रहा है अपचयन, इतना पता लग गया, सबको लग गया बेटा पता, अनूप पता लगा यस सर। क्यों हुआ इसका अपचयन, क्योंकि एफ ही ज्यादा है सर। क्या इसका एपी का क्या ज्यादा है, मानक अपचयन विभव ज्यादा है, ठीक है ना। एफई का मानक अपचयन विभव ज्यादा है, तो यहां देखोगे एफई का मानक अपचयन विभव क्या है बेटा, अधिक है। आरुषि बेटा ये इंटरमीडिएट क्लास है, यदि तुम चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा एफई क्या है, कि जब हम एफई को देखेंगे एफई का क्या हो रहा है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है ना, एफई का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो हम आसानी से समझ रहे हैं क्योंकि इसका मानक अपचयन विभव ज्यादा है। ये मानक अपचयन विभव दे रखे बेटे, दोनों क्या है, मानक अपचयन विभव, ये दोनों मानक अपचयन, एफई का मानक अपचयन विभव ज्यादा है इसलिए इसका अपचयन हो रहा है ना, और जिंक का मानक अपचयन विभव क्या है, कम है, इसलिए क्या होगा, इसका उपचयन हो रहा है, ये कम है ये ज्यादा है, ठीक है ना। अब यहां देखो इसका मतलब एफई का अपचयन हो रहा है, क्या यहाँ पर एफई का अपचयन हो रहा है ऊपर वाले अभिक्रिया में, एफई देखो, एफई यहाँ पर देखो, एफई ने क्या किया, देखो Fe2 पॉजिटिव था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और तब जाकर के Fe बना, बन रहा कि नहीं बन रहा, और जिंक क्या कर रहा है, जिंक का उपचयन हो रहा है, देखो बिल्कुल परफेक्टली, इसलिए एक अभिक्रिया संभव है ऊपर वाली। जब ये पूरा ये फॉलो करेगा, देखो Fe का यहाँ पर अपचयन हो रहा है, तो यहाँ Fe का अपचयन होना चाहिए, देखो जिंक इसमें कैसे अपचयन दिखाओगे आप लोग, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, Fe से Fe बन रहा है, Fe से Fe कब बनता है, जब अपचयन की अभिक्रिया होती है, और देखो ये कह रहा है जिंक का क्या होना है, उपचयन होना है, तो जिंक से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, ये बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई, हाँ नहीं बता दो पहले, तो मैं क्लियर करूंगा, मैं फिर दोबारा बताऊंगा, जल्दी बताओ बेटा। लास्ट में समझ नहीं आया सर, जो आपने लास्ट में बताया। बिल्कुल, कोई बात नहीं बेटा, देखो एक तो घबराना नहीं आप लोगों को, है ना, जहाँ ना समझ में नहीं आता है वहां पूछ लेना चाहिए, है ना। मैं दोबारा से बता दूं, हमारे पास दो रिएक्शन थी, एक था Zn प्लस हमने क्या किया, यहाँ पर FeSO4 लगाया, Zn के साथ FeSO4, और हमने कहा ये बनाएगा ZnSO4 और प्लस Fe। इसमें दो प्रकार से देख सकते हो, एक तो सक्रियता श्रेणी देखते हैं, उसके आधार पर
और हमने देखना है मानक अपचयन विभव के आधार पर, है। दूसरा हमने लिया है यहाँ पर, जैसे ये हो गया। दूसरा हम ले सकते हैं Fe प्लस ZnSO4। ये तो हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं इन रिएक्शन को, है ना। इनमें पॉसिबल कौन सी होगी नहीं होगी ये हमें चेक करना है। प्लस जी, ठीक है। यहाँ हमने देखा मानक अपचयन विभव देखा, तो जो Fe का था, Fe2 पॉजिटिव से Fe मानक अपचयन विभव ये था -0.44 वोल्ट, ठीक है। और दूसरा था जिंक 2 पॉजिटिव से, ये मानक अपचयन विभव दोनों एक जैसे लिखे जाएंगे, है ना। जिंक ये था -0.76 वोल्ट। अभी मैंने ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है ना। ये निकाला सर। हाँ, आपने जो ये वर्ड लिखी है कैसे लिखी, मतलब इसको प्राप्त कैसे किया? हाँ से क्या, हाँ ये समझने की बात थी। जब हमने देखा बेटा, जब हमने क्या निकाला था, मानक अपचयन विभव निकाला था SHE का। SHE का हुआ स्टैंड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से निकाला था। इसका वैल्यू आई थी 0। तो हमने क्या किया, इनको इनके साथ जोड़ते रहे, किसके साथ, जिंक के साथ, अलग अलग उनके साथ जोड़ते रहे, कॉपर के साथ, और उससे हमारे पास एक श्रेणी प्राप्त हुई, जिसको हम बोलते हैं, ये है बेटा मानक अपचयन, ये वाला मानक अपचयन विभव। ये मानक अपचयन विभव हमारे पास ऐसे निकला, मानक इलेक्ट्रोड, है ना। इसको हम मानक अपचयन विभव निकाले, ये सीरीज हमें प्राप्त हुई उसको जोड़ जोड़ करके, ठीक है ना। और उसमें से हमने यहाँ से देखा, कहाँ से देखो, इस सीरीज में ये देखो, यहाँ पर हमने लिया, पहला हमने ले रखा Fe देखो ये है, छोटा दिखाई दे रहा है, मानक अपचयन सीरीज में ये देखो, ये वैल्यू हमने यहाँ से ली एक नंबर, दूसरी वैल्यू हमने जिंक की ली, ये वाली जिंक की यहाँ पर से ली, निकाला तो हमने कैसे, उनको जोड़ जोड़ करके, ठीक है ना, और उससे एक श्रेणी बनी, है ना। इसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसमें मानक अपचयन विभव को उसके घटते क्रम में रखा गया, विद्युत रासायनिक श्रेणी से लिया हमने। लेकिन इस श्रेणी को भी हमने प्राप्त कर रखा है, कैसे किया, जब हमने पहले हाइड्रोजन के साथ जोड़ा तो उसमें 0 था, तो जो उसके साथ हाइड्रोजन को जोड़ते थे, जितना विभव आता था उसको हम नोट करते थे, है ना। फिर हमने कॉपर को हाइड्रोजन के साथ जोड़ा, जितना विभव आया उसको नोट किया, मानक अपचयन विभव आया। फिर उन उन विभवों में जो ज्यादा था उसको ऊपर लिखा, जो कम था वो नीचे लिखा, और उससे हमारे पास एक श्रेणी प्राप्त हुई, उसको बोलते हैं मानक, क्या बोलते हैं, मानक अपचयन विभव की श्रेणी। और इस श्रेणी को बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, है ना। मानक अपचयन विभव के घटते क्रम में हमने एक श्रेणी प्राप्त की, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। और उसी के मानों में से हमने लिया, उसी के मान लिए, है ना, यहाँ पे इससे ले रखे हमने, इस श्रेणी से, है ना, इसको। अब देखो, बताओ बेटा, अब कैसे पता लगेगा, इसमें क्या था ना, इस श्रेणी में जो ऊपर है उसका मानक अपचयन विभव क्या था, ज्यादा, जो नीचे की तरफ है उसका मानक अपचयन विभव कम। और पहला नियम हमने पढ़ा था कि जिनका मानक अपचयन विभव ज्यादा होता है वो अपचयित होते हैं, और जिनका कम होता है वो ऑक्सीकृत हो जाता है। ये हमने पहले नियम पढ़ लिया। अब यहाँ देखो, यहाँ मानक अपचयन विभव किसका ज्यादा है, Fe का। Fe का। तो जिसका ज्यादा होगा उसका क्या होना है बेटा, अनु, ऑक्सीकरण। नहीं, जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा है उसका क्या होना है, अपचयन होना है। क्या बोला मैंने, नियम नंबर 1 रिपीट कर। जिसका ज्यादा होगा उसका अपचयन। हाँ, जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा उसका अपचयन होना है। जी सर। क्या कहा मैंने, जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा उसका अपचयन होना है। जी। तो ये मानक अपचयन विभव है। देखो, तो ज्यादा किसका है, ज्यादा देखेंगे तो ये ये वाला ज्यादा है, ये कम है, भले संख्या में ज्यादा दिख रहा है लेकिन ये माइनस में है ना, इसलिए, है ना। तो इसका मानक अपचयन विभव Fe का ज्यादा, इन दोनों की तुलना में। कहां पर किसका ज्यादा हो जाए कम हो जाए वो अलग अलग कंडीशन है ना। इसका होना है यहाँ पर अपचयन। अब चेक करना है इन दोनों रिएक्शन में, जहां पर Fe का अपचयन हो रहा होगा, तो जब इसका अपचयन हो रहा है तो दूसरे का उपचयन हो रहा है, ये स्वाभाविक चीज है। हमने अपचयन निकाले, बाकी कंडीशन है ना। तो हमने ये चेक करना है कि जिसमें ऐसी कंडीशन आ रही होगी वो रिएक्शन होगी, जिसमें ऐसी कंडीशन नहीं आ रही होगी वो अभिक्रिया नहीं होगी।
तो पहली वाली रिएक्शन को देखते हैं, पहले नंबर वाली रिएक्शन को देखते हैं। यहाँ Zn से क्या हुआ? देखो पहली वाली कंडीशन में यहाँ पर देखोगे तो Zn से ये बना Zn2 पॉजिटिव। कैसे? क्योंकि SO4 दो नेगेटिव चार्ज वाला होता है, तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव बन रहा है। दूसरा Fe देखो, Fe 2 पॉजिटिव वाला बेटा, Fe क्या है, 2 पॉजिटिव वाला है। और इससे क्या बन रहा है, Fe बन रहा है। यहाँ इधर देखो Fe, इधर से क्या हो रहा है, Fe बन रहा है। इसका मतलब इसने क्या क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। इसमें क्या हुआ, तो कोई Zn से Zn2 पॉजिटिव बनता हुआ 2 इलेक्ट्रॉन देता, इलेक्ट्रॉन देना प्रोसेस क्या कहलाता है, उपचयन। उपचयन। ये ऊपर वाले का उपचयन हो रहा है। इस Fe का देखो, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रोसेस क्या कहलाता है, अपचयन। अब इसको मिलाओ, देखो Fe का क्या हुआ यहाँ पर, अपचयन। यहाँ पर क्या लिखा है, Fe का अपचयन होना है और इसका उपचयन होना है। तो ये रिएक्शन होगी, ये पॉसिबल हो। लेकिन दूसरी वाले रिएक्शन को देखते हैं, क्यों दूसरे को क्यों ना है पहले। देखो यहाँ पर Fe था और Fe से क्या हुआ बेटा, Fe2 पॉजिटिव बना है ना। कब बनता है, Fe से Fe2 पॉजिटिव कब बनता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखोगे तो उपचयन हो रहा है, यहाँ पर उपचयन होगा इस वाली कंडीशन में, ठीक है ना। और दूसरा यदि देखेंगे किसके साथ, जिंक में देखेंगे तो Zn2 पॉजिटिव था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और ये क्या बना देगा, जिंक। ये देखो यहाँ पर क्या बनाएगा, जिंक। इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है अपचयन। अब इससे मिलाओ, जो हमने मानक अपचयन की लिस्ट देखी, उसमें देखो यहाँ पर Fe में अपचयन हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, उपचयन, उल्टा हो रहा है। तो ये रिएक्शन नहीं हो पाई, क्योंकि ये इससे मेल नहीं खा रहा। इसमें तो ऐसी कंडीशन दी हुई है कि भाई जिसका मानक अपचयन, इन दोनों में मानक अपचयन भी बहुत ज्यादा इसका है और इसकी कम है, इसलिए ऐसा होना है, ठीक है। ये तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। दूसरा करते हैं, दूसरी वाली रिएक्शन देखते हैं। इसको मैंने कहा थोड़ा हम टाइम लगाएंगे, आप लोग परफेक्टली सीखने की कोशिश करेंगे और मैं सिखाने की कोशिश करूंगा बेटा, है ना। सीखना हमारे पास का, लोगों को पास का जो है तभी हो पाएगा जब हम सीख पाएंगे, है ना। देखो यहाँ पर कॉपर लिया हमने, ठीक है, और इस पर हमने रिएक्शन करवाई जिंक सल्फेट, ठीक है ना। और यहाँ बना कॉपर सल्फेट है, प्लस हम जिंक का निकालते हैं, एक रिएक्शन ये है। और दूसरी रिएक्शन ये है, हमने लिया जिंक और इसमें करवाई रिएक्शन कॉपर सल्फेट की, और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर। इन रिएक्शनों में कौन सी पॉसिबल है, कौन सी अभिक्रिया होगी और कौन सी नहीं होगी। अब देखो दूसरी कंडीशन हम क्या देते हैं, यहाँ पर हम उनका विभव देख लेते हैं। हमारे पास जिंक का रिडक्शन विभव है बेटा, Zn। हमने मानक अपचयन विभव जिंक का कितना बताया अभी, बताओ बेटा, -0.76 वोल्ट, है ना। कॉपर का कितना होता है, कॉपर का कितना होता है बेटा, तो आप लोगों को मालूम होगा कॉपर का कितना होता है, याद भी रखना आपको, है ना। हाँ बोलो, हमने निकाला था। माइनस हाँ नहीं, माइनस माइनस 0.34। -0.34, माइनस में नहीं बेटे, प्लस में होता है, ठीक है, बढ़िया, याद तो रहा तुम्हें 34, है ना। तो हमें हमने निकाला था जब जिंक हम इलेक्ट्रोड बनवा रहे थे, तो कॉपर का होता है, कॉपर का हमारे पास 34 होता है ना, प्लस में वैल्यू होती है। निकालो तो बेटा, अब बताओ आप लोग, 34 होता है 36 होता है, कितना था बेटा, 36 था आई थिंक, मुझे लग रहा है। आप लोगों को याद है, 34 ही था, ठीक है। निकालो बेटा, किसका, यहाँ पर किसका विभव चेक होना है, ऐसे निकल जाएगा, यहाँ पर होगा T4, ये है, सही है।
है ना? बताओ बेटा कौन सी अभिक्रिया होगी और कौन सी नहीं? एक पॉइंट है ना, रिडॉक्स अभिक्रिया होने की संभावना है, कौन सी संभव होगी और कौन सी नहीं होगी। एक रिएक्शन ये पूछा जाएगा आप लोगों से कि कौन सी अभिक्रिया संभव होगी। वहां दो रिएक्शन नहीं देंगे लेकिन एक ही रिएक्शन, क्या ये अभिक्रिया संभव है? बताओ बेटा इनमें बताओ। सर दूसरी वाली अभिक्रिया। दूसरी वाली अभिक्रिया, कहा ये दूसरी वाली अभिक्रिया संभव। बताओ बेटा और बच्चे बताओ। और लोगों के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पहले इन दोनों को देखो, इधर भूल जाओ। यहां पर मानक अपचयन विभव किसका ज्यादा है? एक लाइन, मानक अपचयन विभव किसका ज्यादा है? जिंक का, और कॉपर। कॉपर का। तो अपचयन किसका होना है? अपचयन किसका होना है? कॉपर। कॉपर का ही होगा। जब इसका मानक अपचयन विभव ज्यादा है तो इसी का अपचयन होना है। जिसका दोनों में मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा उसका अपचयन होना ही है। और यहां हम इस जब इसका अपचयन होगा तो स्वाभाविक है इसका क्या होना, उपचयन होना है। ठीक है, बस इतने से पता होना चाहिए। अब हम इन रिएक्शन में देखेंगे जिनमें यदि इन दोनों रिएक्शन में जिस जहां पर यदि कॉपर का अपचयन हो रहा होगा वो रिएक्शन होगी। तो हम एक चीज चेक करते हैं, पहले कॉपर से चेक कर लेते हैं, चलो दोनों को नहीं करते चेक, है ना। देखो यहाँ कॉपर एटम है Cu, Cu से Cu2 पॉजिटिव हुआ। Cu से Cu2 पॉजिटिव कब बनता है? कब बनता है बेटा? कब बनता है? Cu से Cu2 पॉजिटिव कब बनेगा? जब वो दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। वेरी गुड। देखो जब वो दो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तभी वो Cu पॉजिटिव बनता है। Cu से कॉपर दो धनावेश कब बनेगा? जब Cu दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और दो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर ये त्यागने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? ये होती है, बोलो, उपचयन, जिसको हम ऑक्सीकरण कह रहे हैं। इसमें उपचयन हो रहा है, हम कह रहे हैं कि यहाँ कॉपर का उपचयन हो रहा है, तो ये यहीं पर हमारे नेगलेक्ट होगी, यहाँ पर नहीं आएगी, ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती, है ना। फिर देखो दूसरे वाली कंडीशन में देखेंगे, यहाँ पर देखो Cu से Cu बना, Cu2 पॉजिटिव से, इसी से हम पता लगा सकते, दो इलेक्ट्रॉन लिया और इसने क्या कर दिया, Cu बना दिया, इसमें अपचयन अपचयन हो रहा है। तो हम ये लगा सकते हैं कि जहां पर अपचयन हो रहा हो वो अभिक्रिया होगी, तो ये वाली अभिक्रिया हमारे पास पॉसिबल है। ठीक है ना, ये नहीं हो सकती क्योंकि ये कहीं से मेल नहीं खा रहा है दूसरे का अपचयन, तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन और। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। आगे ना, अब हम करवाएंगे बेटा Cu पर HCl की रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये बनाया CuCl2 और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकला। क्या ये रिएक्शन संभव है या नहीं? बताओ बेटा। क्या यह अभिक्रिया होगी या नहीं होगी? अब आपको पता लग रहा है ना कि रिएक्शन कौन सी हो रही है कौन सी नहीं होगी। इसका मानक अपचयन भी बहुत दे दूं आपको बस। देखो Cu2 पॉजिटिव Cu, इसका कितना होता है? अभी तो आप लोगों ने बताया था, प्लस 0.34। वेरी गुड। और हाइड्रोजन का मानक अपचयन भी वो कितना होता है? 0। 0 होता है, वेरी गुड।
अब आप लोग निकाल सकते हैं। यह अभिक्रिया संभव होगी या नहीं? बताओ बेटा। अब प्रैक्टिकल करके देख। हाँ बोलो। प्राचीन कुछ कहे? नहीं नहीं, प्राचीन कहे नहीं होना। और लोग बताओ। और बच्चे बताओ, होगी या नहीं होगी? अनूप बताओ बेटा। तो अंशिका से पूछ। नहीं होगी सर। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मुझे तो लग रहा होनी चाहिए। अंशिका बताओ बेटा। खैर मैं वैसे ही बोल रहा हूँ बेटा, है ना? अंशिका तुम बताओ। होगी या अभिक्रिया या नहीं होगी? गौतम। गौतम बताओ बेटा। नहीं होगी सर। नहीं। आयुषी। नहीं होगी। अब ये जबरदस्ती नहीं बोलना कि नहीं होगी, है ना? यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना आपको। जब तक आपको पता ना लगे, सीखे नहीं, तब तक मत बोलना, क्योंकि फॉर्मल वाली क्लास नहीं बेटा कि आप खत्म करना हमने कोर्स, है ना? यहाँ हमने सीखना है। देखो यहाँ पर दो चीजें हैं। हमारे पास आया Cu से Cu2 पॉजिटिव, और ये इसकी वैल्यू इतनी है, और हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी, 0 है। तो इसमें मानक अपचयन विभव किसका ज्यादा है? सी का। स्वाभाविक दिख रहा है ना, ये तो ज्यादा 0. हाँ, ये है ज्यादा, तो यही है। 0 से ज्यादा है, प्लस में वैल्यू है, तो इसका मतलब इसका ज्यादा है, तो अपचयन इसका होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? अपचयन किसका होना चाहिए? कॉपर का होना चाहिए। इसका क्या होगा? इसका देखेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? उपचयन होना चाहिए इसका। अब यहाँ चेक करते हैं इस अभिक्रिया में क्या दिखाया जा रहा है। इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है? यहाँ देखो, ये कॉपर है, ये सिंपल कॉपर है, और कॉपर से यहाँ पर देखो इस कॉपर था, लेकिन यहाँ कॉपर, ये वाला कॉपर क्या बना? ये दो पॉजिटिव वाला बन रहा है। इस कॉपर से दो कॉपर पॉजिटिव वाला बन रहा है। ये बन रहा है ना, जिसमें दो कॉपर पॉजिटिव। ये इस कॉपर से ये बना, Cu से Cu2 पॉजिटिव बना। तो Cu2 पॉजिटिव कब बनेगा? जब क्या होगा बेटा इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। बिल्कुल, दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और ये प्रोसेस कौन सी कहलाती है? कौन सी? उपचयन है कि नहीं? उपचयन। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इन दोनों की कंडीशन में इसका तो अपचयन होना है। जब ये हाइड्रोजन के साथ होगा तो इस समय इसका अपचयन होना है, लेकिन हम कह रहे हैं यहाँ उपचयन दिखा रहे हैं, तो ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती। ये तो गलत हमने कर दिया, है ना? इसलिए ये क्या नहीं करेगा, इसके साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा, पॉसिबली नहीं हो पाएगा, है ना? इसके साथ। अब चलो एक और देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, Zn के साथ हम करवाते हैं रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, और ZnCl2 बनता है। क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी? अब इसको देखो। अब आप लोग देखो, जिनका आप लोगों को पता है ना मानक अपचयन विभव कितना है? Zn2 पॉजिटिव से Zn बना, और इसका जो मानक अपचयन विभव है वो है -0.76 वोल्ट। देखो कॉपर के साथ तो ये अभिक्रिया नहीं कर रही, क्या जिंक के साथ करती कि नहीं करती? पता करो, जल्दी से बताओ। सर करेगी। देखो, प्राचीन कहते कराएगी। अब ऐसा भी नहीं कि कर देगी। एक बार झूठ भी बोल दो बेटा प्राचीन, ताकि पता लग जाए कि कोई किस किसको आ रहा है। अभी इसने झूठ ही बोला है, नहीं करेगी। देखो तो, बताओ बेटा, करेगी नहीं करेगी? करेगी सर। अरे बताओ, और बच्चे बताओ, और करेगी तो क्यों करेगी बताओ। गौतम बताओ बेटा। आयुषी।
ये अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, पता तो होना चाहिए, अभिक्रिया होनी चाहिए कि नहीं। बताओ बेटा। अरे और बच्चे बताओ, घबराओ नहीं बेटा, सब चीजें बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे होगा? देखो, हमने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे चेक करना है। मानक अपचयन विभव जिसका ज्यादा है उसका अपचयन होना है। तो अब इसको छोड़ देंगे, अब इसका काम खत्म हो गया है ना, कॉपर वाले का काम खत्म हो गया। अब हम इसमें लेते हैं एक हाइड्रोजन और एक जिंक। इन दोनों में मानक अपचयन विभव किसका ज्यादा है, हाइड्रोजन का है या जिंक का है? किसका बेटा? अनूप भी बताएगा, मानक अपचयन विभव किसका ज्यादा है? हाइड्रोजन के सर। हाँ, क्योंकि जीरो है ना, और ये माइनस में, माइनस तो और नीचे होता है, जीरो से नीचे माइनस होता है। तो इसका मतलब क्या है, अभी अपचयन किसका होना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन का होना है अपचयन, क्योंकि मानक हाइड्रोजन अपचयन, मानक अपचयन विभव किसका ज्यादा है, हाइड्रोजन का है। तो मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन का ज्यादा है, और इसलिए इसका अपचयन होना है, और यहाँ इसका क्या होना है, उपचयन होना है। तो यहाँ चेक करते हैं, यहाँ देखो, चलो हाइड्रोजन से चेक करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन के पास एक प्लस चार्ज है, क्योंकि उसके साथ एक माइनस है, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालता है ना, उसके आधार पर निकाल सकता है। और यहाँ पर देखोगे तो हाइड्रोजन क्या हुआ, H2 के रूप में आया। तो जब H2 के रूप में आता है ना बेटा, इसका जीरो चार्ज हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल के रूप में आ जाता है ना। तो यहाँ पर देखोगे, इसने हाइड्रोजन से हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोजन बना, तो कब बनेगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी तो ये चार्ज खत्म होगा। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये हाइड्रोजन बना। हाइड्रोजन को लेना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और यहाँ पर कह भी रहा है, देखो अपचयन किसका, इसका अपचयन होना है, क्योंकि इसका अपचयन भी हो जाता है। और जिंक को देखो, Zn हमारे पास है, Zn से Zn2 पॉजिटिव बना। देखो यहाँ पर कह रहा है इसका होना उपचयन, उपचयन माने इलेक्ट्रॉन, तो इसने दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, हुआ कि नहीं हुआ? तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं बेटा, देखो ये पॉसिबल, दोनों के लिए पॉसिबल हो रहा है, तो ये रिएक्शन होगी। तभी आप लोग देखोगे धातु के साथ जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रिएक्शन करवाते हैं, तो जिंक तो रिएक्शन करता है, लेकिन कॉपर नहीं करता, कॉपर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है ना। और यही कारण है कि मानक जो हमारे पास क्या है, मानक अपचयन विभव किस प्रकार से संभावनाएं दिखाता है। तो ये है, देखो ये कह रहा है कि किसी रिडॉक्स अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया के लिए अग्र दिशा में होने वाली संभावनाएं दोनों अर्ध सेल रिडक्शन के आधार पर ज्ञात की जा सकती है ना। यदि रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होगा, नोट का धनात्मक आता है, तो अभिक्रिया समीकरण अग्र दिशा में होगी, और ऋणात्मक आता तो नहीं होगी, है ना, विपरीत दिशा में होगी। ठीक है ना। यहाँ पर देखो, इन दोनों का रिडॉक्स अभिक्रिया, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है, आप देखो कैसे, अभी तक तो हमने बिल्कुल परफेक्टली उस रूप में समझा है, आप फॉर्मूले के रूप में समझ लो इसको, किस प्रकार से आएगा। जैसे माना इसमें हमें निकालना है, इस वाली अभिक्रिया का रिडॉक्स अभिक्रिया निकाल, देखो ये है हमारे पास, ए जी दे रखा है ना, ये दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 Ag प्लस सी डी, और इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ दे रखा है इज इक्वल टू 2 Ag प्लस प्लस कैडमियम। ठीक है ना, ये दे रखा है। और इन्होंने मानक अपचयन विभव दे रखा है, कैडमियम का दे रखा है, सी डी का दे रखा है, कितना, ये दे रखा है माइनस माइनस 0.40, और जो Ag का दे रखा है, मानक अपचयन विभव कितना दे रखा है, ये दे रखा है 0.80 प्लस में दे रखा है ना। अब यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा, वो किस प्रकार से लिखा जा सकता है, इसका जो फॉर्मूला बनाएंगे हम, फॉर्मूला किस प्रकार से होगा, रिडॉक्स अभिक्रिया के लिए कैसे निकाला जा सकता है, जो हमने इससे पहले बताया था ना आपको,
क्या बताया था किस प्रकार से यदि धनात्मक वैल्यू आएगी तो क्या होगी, देखो यहाँ पर कह रहा है यदि अभिक्रिया में देखो धनात्मक आता है, देखो रिडॉक्स अभिक्रिया ई नोड का मान का अंतर धनात्मक आता है तो अभिक्रिया समीकरण अग्र दिशा की ओर होगी, अग्र दिशा की ओर होना है इसने, है ना। तो कैसे कैसे होगा इसके हम निकालेंगे, देखो ई नोट, जब हम इस फॉर्मूले के आधार पर देखेंगे ई नोट सेल, अब इसको ऐसे करेंगे ई नोट सेल इज इक्वल टू, अब हम ऐसे कर लेंगे। अब आपको तो पता लग गया ना कि मेन बेसिक चीजें पता लगी, ई नोट और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ क्या होना चाहिए, इसमें कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है, इसको पता करो पहले। यहाँ देखो कैडमियम से 2 पॉजिटिव से इसमें क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है उपचयन, और यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, एजी से एजी पॉजिटिव बन रहा है, ये हो रहा है उपचयन, सॉरी ये वाला अपचयन है, कैडमियम वाला अपचयन है, कैडमियम 2 पॉजिटिव से, मुझे एक मिनट है तो ठीक करना पड़ेगा। ये देखो हमारे पास पहले रिएक्शन सेल अभिक्रिया लिखता हूं मैं ना, जैसे हमने लिखा 2Ag है ना, और प्लस CD 2 पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू 2Ag पॉजिटिव चार्ज और प्लस कैडमियम, है ना। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ यदि कैडमियम से कैडमियम 2 पॉजिटिव देखेंगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें CD 2 पॉजिटिव से CD में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ, बताओ प्रोसेस बताओ, ऑक्सीकरण है अपचयन, अपचयन। ये अपचयन हुआ, ठीक है ना। यहाँ अपचयन होगा तो ये किस पर आएगा, कैथोड पर। कैथोड पर, इतनी बात पता लग गई। दूसरा वाला ऑटोमेटिकल एनोड आ जाएगा, है ना। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो हमें मालूम है कैथोड पर कौन आना है, कैथोड पर आना है कैडमियम को, तो कैडमियम की वैल्यू कितनी है, ये वाली बेटा, है ना। इस फॉर्मूले में रखो कैथोड की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 0.40, ठीक है ना। माइनस एनोड पर कौन आएगा, एजी, तो माइनस ये क्या आएगा, एजी आएगा यहाँ पर, तो एजी की वैल्यू कितनी होगी, देखो माइनस है फिर उसके बाद प्लस में वैल्यू है, प्लस 0.80, ठीक है ना, इतना बोल। और इसमें एक चीज कहा गया, यदि ई नोड सेल का वैल्यू, अब हमें पता लगे ना ये एनोड कैथोड पे क्यों लिखा हमने, इतना मालूम लगा बेटा हमें, इतना मालूम हुआ हमें कि नहीं हुआ, पहले बताओ अनु, मालूम हुआ बेटा, ये चीजें समझ में आई, यस सर। ये चीज समझ में आ गई ना। अब देखो इसकी जब वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आएगी, ई नोट सेल बराबर क्या आएगा, ये तो माइनस 0.40 हो गया, और ये माइनस होगा, माइनस फिर ये भी माइनस में वैल्यू आएगी, ये कितने आएंगे 0.80, टोटल जोड़ेंगे माइनस माइनस तो माइनस में वैल्यू होगी, कितना आएगा 1.20, 02। है ना, 20 वोल्ट है, ठीक हुआ बेटा। अभी देखो किस में आई वैल्यू, ये माइनस में आई, और इन्होंने क्या कहा कि यदि रिडॉक्स अभिक्रिया का अंतर धनात्मक आता है तो अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी, और ऋणात्मक आएगा तो ये विपरीत दिशा में होगी, ये गलत हो जाएगी रिएक्शन, ये विपरीत दिशा में चलेगी, ऐसे उल्टे में चलेगी, तो ये अभिक्रिया संभव नहीं हो पाई, है ना, ये अभिक्रिया नहीं हो पाई क्योंकि इसकी वैल्यू ऋणात्मक आ गई, तो ये अभिक्रिया नहीं हो पाई बेटा। दूसरी वाली यदि अभिक्रिया देखते हैं, दूसरी वाली अभिक्रिया देखते हैं एक और, अच्छा चलो इसमें एक अभिक्रिया और देखते हैं, एक अभिक्रिया मैं और देता हूँ आपको, है ना, यहाँ पर एक अभिक्रिया और देते हैं। अब इस टाइप से आप निकाल सकते हो, है ना, वो तो मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको पहले तरीका बता दिया किस प्रकार से होना है ना। दूसरा देखो Fe है, हमारे पास है Fe, ठीक है, और Fe साथ साथ में है प्लस इसमें निकिल है,
निकेल 2 पॉजिटिव है और इज इक्वल टू दे रखा है Fe2 पॉजिटिव और साथ साथ में निकेल। ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो Fe की दे रखी है, Fe की दे रखी है माइनस 0.44 वोल्ट दे रखा है। ठीक है ना, उसके बाद निकेल का दे रखा है, निकेल के लिए वैल्यू दे रखी है माइनस 0.25 वोल्ट, ये दे रखी है ना। तो ये अब इसके आधार पर निकालो बेटा, ये दोनों माइनस माइनस में वैल्यू दे रखी है ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ई नोट सेल, फिर वही लिखेंगे ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है ना, तो इसमें कैथोड पर कौन आएगा पहले चेक करेंगे। देखो यहां से Fe से Fe2 पॉजिटिव बन रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, अपचयन। अपचयन हो रहा है। अपचयन बोला बेटा तुमने कि कुछ और बोला? उपचयन होगा सर। हाँ उपचयन होगा, ये होगा उपचयन। ठीक है ना, और निकिल से निकिल 2 पॉजिटिव से निकिल हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ना तब जाकर के निकिल बनाएगा, इसका होगा अपचयन। तो हमें सिंपल देखना है, क्या करना है, यहां पर देखो कैथोड पर कौन आएगा, निकिल आएगा। देखो अपचयन किसका हो रहा है, ये तो कैथोड पर जिसका अपचयन होता है वो कैथोड पर आता है, तो निकिल यहाँ पर क्या आएगा, निकिल। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस 0.25, ये देखो निकिल वाली वैल्यू यहाँ पर आएगी। एनोड पर कौन आएगा फिर माइनस, और फिर क्या होगा Fe, ये दूसरा Fe तो आना ही है ना, यहाँ पर आएगा माइनस 0.44 वोल्ट। तो जब धनात्मक आएगा तो अग्र अभिक्रिया यानी कि आगे की तरफ ऐसे में चलेगी अभिक्रिया, है ना। तो यहाँ पर आएगा ई नोट सेल तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये आएगा माइनस 0.25 और ये प्लस में वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, एक मिनट बेटा। हाँ सर, चौहान जी नमस्कार। हेलो हेलो, हाँ चौहान जी नमस्कार। आप बताओ ना। 4:45, अच्छा ठीक 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 ठीक, ओके ठीक है बेटा। तो अब देखो हमने ये वैल्यू ले ली, अभी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर आएगा 0.44। ठीक है, अब इनमें देखो हम माइनस, ये प्लस की वैल्यू हमारे पास 0.44 और इसमें से हमें क्या करना है 0.25 माइनस कर देना है, तो कितना बचेगा, कितना हो रहा है, ये प्लस में बच रहा है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर देखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी बचेगी, ये बचेगा प्लस में वैल्यू धनात्मक आ गई 0.19। तो ये अभिक्रिया क्या होगी, अग्र दिशा में होगी, तो ये संभव हो जाएगी। तो हम इस प्रकार से रेडॉक्स अभिक्रिया को चेक कर सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखो यस यहाँ सर। इसमें एक क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, ये देखो एक क्वेश्चन ये आता है, ये कह रहा है क्या FeSO4 को निकिल के पात्र में संग्रहित किया जा सकता है, ये क्वेश्चन ये आता है ना। ये Fe के पात्र में जो हमारे पास ये क्या होगा, FeSO4 को निकिल के पात्र में संग्रहित किया जा सकता है। तो हमें इनका जो है मानक अपचयन विभव ज्ञात होना चाहिए, तभी जाकर के पता लग पाएगा कि संग्रहित कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यहाँ देखो, अब यहाँ एक चीज और है, जैसे माना हमारे पास, इसको बताऊं या बाद में बताऊं, कल बताते हैं इसको, है ना, कल मैंने नेक्स्ट डे को, है ना। एक तो ये हो गया, दूसरा देखो बेटा, ये कॉपर सल्फेट,
ये Fe के पात्र में किया जा सकता है, आयरन के पात्र में किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना? इसकी मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ई सेल निम्न प्रकार है ना? इसकी सेल की क्षमता गणना करने की, है ना? ये देखो कॉपर की सेल में डुबाया जाता है, नीला गायब हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन इससे संबंधित है ना? ये क्वेश्चन आते हैं बेटा। अभी मैं एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा इसमें। तो ये समझ में आ गया कि हम किस प्रकार से रिडॉक्स अभिक्रिया संभव है या नहीं है, इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ संभावनाएं बता सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया होगी, और संभावनाएं होगी यदि धनात्मक आ गया तो संभव होगी, और ऋणात्मक आया तो विपरीत दिशा में होगी, जो असंभव होगा, है ना? इस प्रकार से। नेक्स्ट और भी है बेटा इसमें, क्योंकि हमने 3-4 टॉपिक हमने इसमें पढ़ने हो। ठीक है ना? संभावना वाला हो गया, अब चाहे गुण हो गया, 2 चीजें हमने पढ़ ली इसमें, है ना? ज्यादा आगे चलिए। अब तीसरा जो टॉपिक है इसका, थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ लेंगे तो आसानी रहेगा हमारा।